न्यूज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में अभी लगातार कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना की गति, कोरोना का मीटर लगातार बिहार में तेजी के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में दूसरी समस्या बाढ़ की समस्या, जो कि लगातार बाढ़ से तबाही त्रासदी आ रही है। इसके साथ आगामी कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी है। इस समस्या में के साथ बिहार विधानसभा चुनाव आगे कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सभी मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री सह वर्तमान मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस कोरोना महामारी जैसी समस्या में और बाढ़ जैसी हालात में चुनाव कैसे संभव है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी बिहार में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये दम तोड़ती नजर आ रही है। लगातार पटना से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तो इस हालात में क्या कोरोना को रोकना चाहिए, कोरोना पे काबू लगाना चाहिए, या बाढ़ पे काबू करना चाहिए, या फिर चुनाव की तैयारी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देशवासी को आपके चैनल के माध्यम से, मध्य कोसी वासी को, बिहार वासी को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि ये कोरोना बीमारी देश में आई नहीं है, लाई गई है। और ये पूंजीपतियों के द्वारा लाई गई है। पूंजीपतियों की जो सरकार दिल्ली में बैठी है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके कारण से ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई है। सबको पता है और इसका सबूत भी है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो राहुल गांधी ने 12 तारीख को ही देश को चेताया था, सरकार को चेताया था कि साहब ये कोरोना महामारी न सिर्फ मानव जाति के लिए संकट खड़ा करेगा बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देगा। इसलिए सरकार समय रहते इसके सुरक्षा की उपाय करे। आप सभी लोग जानते हैं, देशवासी जानते हैं कि सबसे विलंब से कोरोना महामारी इस देश में आई है। उधर पश्चिम के देश तब तक तबाह हो चुके थे, चीन तब तक तबाह हो चुका था, वुहान शहर। जब 30 जनवरी को ही वुहान शहर में पढ़ने वाला लड़का केरल लेके आया बीमारी और वहाँ मर गया, और 12 दिन के बाद राहुल गांधी जी ने गंभीर ट्वीट किया, तो इटली के हालात, जर्मनी के हालात, ईरान के हालात से सबक सीखना चाहिए। लेकिन कौन सबक सीखेगा? इनको तो मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी विगत विधायकों का खरीद करके, इनको नमस्ते ट्रंप में लगना था। तो नमस्ते ट्रंप और विधायकों की मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चलते खरीद, ये आवाम से बड़ी चीज हुई इनके लिए। आवाम के जीवन की चिंता इनको कुछ भी नहीं रही, और इसको कराने के लिए इन्होंने उसके बाद लॉकडाउन किया। आज सरकार गिराया, कल लॉकडाउन कर दिया। ये 1.5 महीना पहले अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को रोक दी जाती तो यह देश भी अक्षुण्ण रहता, देशवासी भी अक्षुण्ण रहते, सुरक्षित रहते, और हमारी अर्थव्यवस्था भी अभी दुनिया में दूसरे के लिए चुनौती बनती। लेकिन हम तो सब चीज तबाही, ये जो एनडीए नीति सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, जिसके सरपरस्ती में, और मैं ये कहूँगा कि यस मैन बन करके नीतीश जी खड़े हैं, तो उनसे भी ज़्यादा गुनाहगार हैं। बिहार में कोरोना आया, भाई मजदूर को पहले ही भेज दिया जाता। 4 करोड़ मजदूर को या 4 करोड़ देशवासी को हमारे रेल को रोज होने की क्षमता है, तो फिर 1 महीना 1.5 महीना तक मजदूरों को रोकने का क्या कारण था भाई? आपने तो समय पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने रोका। इनको ताइवान से सीखना चाहिए। चीन के बगल में ताइवान है साहब, 100 की संख्या में वहाँ को कोरोना मरीज नहीं हुआ। कम से कम सीखने की आदत तो डाले। लेकिन कहाँ से सीखेंगे? जिनकी डिग्री को, प्रधान सेवक की डिग्री, देश के चौकीदार की डिग्री को देशवासी को दिखाना पड़ता है, उनके गृह मंत्री को, तो उनके डिग्री ही नहीं है, तो उनसे किस बात की लोग आशा करेगा? ये देशवासी जितनी गलती कर चुके हैं, एक गलत आदमी को चुनने में देशवासी इसलिए भुगत रहा है। मेरा आरोप भी है, देशवासी पर आरोप है कि आपने गलती की तो इसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। अब बिहार की स्थिति रही, 15 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हाल है?
15 साल में ये कोरोना तो नंगा कर दिया पूरी सरकार को। तो जो पूरी सरकार, आप सभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये आरसीपी टैक्स में घुसी हुई है, तो इनको स्वास्थ्य की चिंता कहाँ है, इनको शिक्षा की चिंता कहाँ है, इनको किसान की चिंता कहाँ है भैया। 850 के आसपास क्विंटल मकई का सरकारी खरीद रेट है और आपका 900-1000 रुपये क्विंटल कोई मकई लेने वाला नहीं है। तो ये देखिए पूर्णतः गांव विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। मजदूर 1500, 2000, 2500 किलोमीटर पैदल चल करके आया साहब। जब 4 करोड़ लोगों को रोज ढोने का हमारा क्षमता है रेल को, तो कम से कम 1 हफ्ता तो रेल फ्री कर देते। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी तो 6-6 महीना तक रेल फ्री किए थे, कम से कम कुछ तो सीखते। इसलिए ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, कोरोना काल में 68,000 करोड़ 50 ऐसे उद्योगपतियों का माफ किया है, जिसमें अमित शाह के बेटा का भी नाम है 1500 करोड़ का। तो ये कौन सा है, तो देश को बेच दिया। कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसमें हाथ नहीं लगा दिया। ये देश नहीं बिकने दूंगा देशवासी को कहता था, देश में कुछ बचा कहाँ, सब तो बेच रहा है। और नीतीश कुमार जी उसके सरपरस्ती में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को भय है कि कहीं हो सकता है इस बीमारी के कहीं चक्कर में हमको फंसा दे, सृजन के चक्कर में फंसा दे। लालू यादव को तो जानबूझ के फंसा दिया है, चूंकि गरीबों की आवाज़ थे, कहीं हमको वाजिबे ने कहीं फंसा दे, तो यह उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसलिए ये आरसीपी टैक्स की सरकार है। इस सरकार से कुछ भी आशा करना, 15 साल में तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न कहा सरकार, 15 साल में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। आप देख रहे हैं शिक्षा हो रहा है क्या? 15 साल में किसान की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। अब क्या 95 साल बस सरकार को देंगे हम लोग? ये समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 95 वर्ष में ठीक होगा, तब तो आपकी महानता है। नहीं तो 15 साल काफ़ी है। 15 साल में हमने गलती की, जनता ने हमको सड़क पर लाया। भैया तुम ठीक करता तो कम से कम जनता को सही स्वास्थ्य मिलता। अभी तो पोल खुल रहा है, अभी तो समान बीमारी की इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो रही है, पता कर लीजिए। हमारे डॉक्टर और कर्मी आधा मैंने सुरक्षा किट के अभाव में, जो चाहिए कोरोना से बचने के लिए, उसके अभाव में बीमार हो रहे हैं। कौन इलाज करेगा भाई? डॉक्टर नहीं खड़ा हो रहा है पेशेंट के साथ में, समान बीमारी में भी खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए ये बेशर्मों की सरकार है, दिल्ली से लेके बिहार तक। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, चुनाव कराने में लगा हुआ है। क्या आप बिहार में लाश के ढेर पर चुनाव चाहते हैं? ये लाश के ढेर पर चुनाव करा करके किसी ढंग से कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मजदूर से लेकर के किसान तक समाज समझ गया है, जहां गांव में 80-90% वोट है, उसके वोट से इस बार इनके बिहार के आवाम इनके तबाही का मंजर दिखेगा और सड़क पर लोग लाएगा। जिस ढंग से पैदल मजदूरों को बुलाया गया है, उसी ढंग से सरकार को भी पैदल लाएगा। रात दिन हम लोग इलाके में काम कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे। सर एक सवाल और है शिक्षा से जुड़ा हुआ कि अभी पिछले 4 महीनों से लगभग पूरे बिहार में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और इस लॉकडाउन के दरमियान सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एवं प्राइवेट संस्थान, शिक्षण संस्थान जो है सब बंद पड़े हैं। तो इससे क्या शिक्षा पर कोई खास असर पड़ेगा? यदि असर पड़ता है, यदि सरकार कह रही है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चलाने की, और बहुत जगह बहुत शहर में ऑनलाइन क्लास चल भी रही है, तो क्या ये सुदूर गांव के इलाके से जो छात्र आते हैं उनका क्या शिक्षा और उनका विकास में कोई आगे कदम बढ़ेगा? ये सरकार है ना, इस सरकार के शासन का इकबाल खत्म है। एक अनुमंडल किशनगंज है, हमारा किशनगंज अनुमंडल है ना मधेपुरा में, 2 अनुमंडल मधेपुरा और किशनगंज। 7 महीने में लगभग 60 हत्या हो चुकी है। ये सरकार के अधिकारी जो हत्या पीड़ित परिवार है उसको अनुज्ञप्ति देने में भी अक्षम है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आप कवर नहीं कर रहे हैं। हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा। कोरोना काल तो अभी है, ये 15 साल में शिक्षा को कहां से कहां लेके चले गए, सो तो बता दीजिए भाईजान। ये बिहार में पढ़ करके लोग मास्टर भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसको भी दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा जा करके। तो शिक्षा है ही नहीं, तो 4 महीना में क्या करेंगे? इनलाइन में शिक्षा खत्म है तो ऑनलाइन कैसा शिक्षा दे पाएगा? कहाँ से सुदूर देहात में सारे सिस्टम खड़ा करेंगे? ये तो मजाक हो रहा है राज्यवासी के साथ, देशवासी के साथ। मोदी जी मजाक कर रहे हैं, उनको सरकार गिराने की चिंता है। एन के प्रकार ने अपनी सरकार, अब राजस्थान में लगे हुए हैं लोग, देख रहे हैं नंगा नित हो रहा है, विधायक घूम रहा है, राष्ट्रपति के यहाँ परेड कर रहा है। तो क्या करिएगा? गुजरात के ही हैं इलेक्शन चीफ, गुजरात के ही हैं आरबीआई गवर्नर। आज तक सुने थे सबसे बड़े अर्थशास्त्री होते थे आरबीआई के गवर्नर। अभी कौन है?
हिस्ट्री के को जानने वाले आरबीआई गवर्नर हैं। तो भैया ये तो मूर्खों की सरकार बना करके यहाँ मनुवाद असवलकर के सिद्धांत को थोपना चाहता है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को देश से खत्म करना चाहता है। ये आपके माध्यम से हम अपने बहुजनों को कहना चाहते हैं कि इस संविधान को बचाइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा ये संघी मनुवादी लोग, और इस सरकार को खदेड़िए, बिहार इसका सिंबल बनेगा। सर एक सवाल किसान से जुड़ा हुआ है अभी, क्योंकि किसान तबाही के दौर में गुजर रहे हैं, जो कि भारी बारिश के कारण जो बाढ़ जैसी हालात हो गई है, जिसके कारण धान का जो फसल होना था वो बिल्कुल चौपट है। तो सरकार इसमें किस तरह से कदम उठाएगी या उठाना चाहेगी जो किसान को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे? अब देखिए, आधा बिहार, मैं तो ये कहूँगा कि 70% बिहार भारी बाढ़ की तबाही झेल रहा है। अभी किसान के धान के फसल लगे थे और समय पूर्व इतना अत्यधिक वर्षा हुआ कि धान का फसल तो 80% चौपट हो गया पूरे बिहार में। बाढ़ के इलाके में जो हमारा कोसी क्षेत्र का बाढ़ का इलाका है, मक्के का किसान, मक्के के फसल दरवाजे पर सर रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। तो किसान की तबाही तो बाढ़ से और फिर अत्यधिक वर्षा से हो रही है। सरकार पूर्णतः फेल है। 2016 में बाढ़ आई थी, हम इस विभाग के मंत्री थे, कम से कम उसी इलाके में, जिस इलाके में बाढ़ कल देख करके हम आए हैं, 12 कम्युनिटी किचन चल रहा था। 20 दिन 25 दिन 1 महीना से लोग घिरे हुए हैं बाढ़ के अंदर। नियम है, कानून है आपदा प्रबंधन विभाग का, चूंकि मैं विभाग का मंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि 24 घंटे तक चूल्हे में पानी, 72 घंटे तक चूल्हे में पानी रहेगी तो वो कच्चे राशन का हकदार होगा। 6,000 रुपया उसको कैश डॉल मिलेगा और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो जाएगी। और फिर पानी अगर कोई बस्ती पानी से घिरा हुआ है तो उसको सरकार कम्युनिटी किचन चला करके लोगों के खाने का व्यवस्था कराएगा। इसलिए कि जब बाहर के पानी से चारों तरफ घिरा है तो आखिर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, तो सरकार नाव से हो, बोट से हो, जैसे भी हो, वहाँ पर राशन पानी पहुँचाएगी। आम आदमी के पास तो सबके पास नाव होता नहीं है। तो इस परिस्थिति में कि भाई वहाँ कम्युनिटी किचन चलेगा, सामुदायिक किचन की व्यवस्था होगी तो लोग खाना खा पाएंगे। कल मैं गया था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, भाई बेहद हृदय विदारक घटना है, मगर सरकार को क्या चाहिए? इनको वोट और चुनाव से मतलब है। किसी के ढंग से जात पात का बीज छीट करके, हमारे भय को दिखा करके, हमने जो 15 साल से करते रहे, इनको शासन रहता क्या? सिर्फ हमारा भय दिखा करके कि हकवा आ जाएगा, हकवा आ जाएगा। अब समाज समझने वाला नहीं है, अब आप लोग हकवा से भी डरने वाला नहीं। तो सर आगामी विधानसभा चुनाव भी है, यदि विधानसभा चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है बिहार में, तो उसमें खास करके शिक्षा, किसान और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्या है उनको आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं? देखिए, चौपट हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हो चुकी शिक्षा व्यवस्था। आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी थे तो 24,000 25,000 शिक्षकों की एक बार बहाली हुई थी और बीपीएससी ने कंपटीशन एग्जाम लिया था। और नीतीश बाबू सिपाही के लिए कंपटीशन का एग्जाम लेते हैं, आज शिक्षक के लिए डायरेक्ट बहाली होती है। कैसी बहाली हुई आपको सबको पता है। वो जो 25,000 बहाली हुई थी, उस समय तक दुनिया का इकट्ठा सबसे बड़ा बहाली वो था। उस समय तक दुनिया में कोई उदाहरण नहीं था कि एक साथ इतनी बड़ी बहाली हुई हो किसी सेक्टर में। और हमारे राज्य ने लालू जी के नेतृत्व में इस कारनामे को करके दिखाया। वही जो शिक्षक लोग हैं और फिर बाद में बहाली हुई है, कैसे हुए, कैसे लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी अच्छा शिक्षक लोग बहाल हुए, कौन पढ़ाएगा भाई? दो ढंग की विसंगतिपूर्ण आप वेतन देते हैं, एगो को देते हैं 60,000, एगो को देते हैं लड़ते लड़ते 20,000 रुपया। तो भाई ये शिक्षा प्रभावित होगी, शिक्षा तो मजाक बना हुआ है। अब हमारी सरकार आएगी, आपने कहा हमारी सरकार आएगी तो इतने बड़े रोग को दूर करने का मुकम्मल प्रयास करेंगे। और हमारे नेता के पास, हमारे पार्टी के पास विजन है। कल जो भी आरोप हमको लगे थे उससे इतर हमारे पास विजन है। वहाँ आरसीपी टैक्स का यहाँ जुगाड़ लगाइए तो कुछ होना है। हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह के व्यवस्था को छू मंतर से तो नहीं ठीक होगा, लेकिन समय पर क्या कहते हैं, निर्धारित समय पर, समय सीमा के अंदर पॉलिसी बना करके कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की हालत बेहतर हो। अधिप्राप्ति केंद्र मकई का भी खोले। हम कल कह के आए हैं कि जब धान गेहूं का अधिप्राप्ति केंद्र खोलने के लिए हमको पार्टी की सरकार रहते हुए भी संघर्ष करना पड़ा था, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मक्के का भी अधिप्राप्ति केंद्र
इस बिहार में खुलेगा और सरकार दिल्ली में हमारी रहे न रहे, सरकार को मजबूर करेंगे और किसान आंदोलन के बल पर उसको हासिल करेंगे, जैसे 20 वर्ष पहले हम लोग किए थे। सर एक सवाल और है कि अभी भारत देश की आज़ादी के लगभग 73-74 साल होने चली है, इसमें मधेपुरा का जो है क्या समुचित विकास हो पाया है या समुचित विकास नहीं हो पाया है? अच्छा, एक चीज बताते हैं, विकास रोड सेक्टर में हुए हैं, मगर आरसीपी टैक्स के चक्कर में गुणवत्ताहीन सड़कें बनती है। जिस सड़क को 5 साल चलना चाहिए कम से कम, शायद 1 वर्षा झेल नहीं पाता है। तो ये गुणवत्ता को मेंटेन करना ये सरकार के इच्छा शक्ति का काम है, और हमारा समाज जब जागरूक होकर के सड़क पर आता है, वो रोकता है तो मुकदमा झेलता है। तो भैया तुम इंसान आदमी जो अच्छा सड़क बनवाना चाहता है उस पर मुकदमा ठोकते हो, अनावश्यक परेशान करते हो। तो भैया शासन के लोग तो मिलजुल करके इस विकास को लूट लिया है। और जो आप देख रहे हैं अभी लगभग 16,000 करोड़ रुपए का 32,000 किलोमीटर सड़क, आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी जब यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, और आदरणीय उस समय के हमारे वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो 16,000 करोड़ रुपए का 32,000 किलोमीटर सड़क बनाने का बिहार में स्वीकृति मिली थी, जिसको 3 साल तक मोदी सरकार दबा के रखा। अब देख रहे होंगे आपके गांव में बगल में बेरवा में सड़क बन रहा है, वो रघुवंशों का किया हुआ है। सड़कें तो यूपीए सरकार ने बनवाई, हाँ ठीक है, लोन लेकर के कर्जा लेकर के नीतीश कुमार भी ये MMGSY कुछ योजना चलाए हैं, लेकिन मूलतः जिलों को जोड़ने का, प्रखंडों को जोड़ने का जो अब सड़कें देख रहे हैं, जिसमें अभी भी 30% सड़क नहीं बना है, हमारे यूपीए से काल का स्वीकृत किया हुआ सड़क है। ये मनरेगा उसी समय का किया हुआ है, अभी रंगबाजी जो लोग कर लें। मनरेगा, इंदिरा आवास में जो व्यापक बढ़ोतरी हुई थी आपके बिहार में, अब इंदिरा आवास पंचायत पीछे कितना मिलता है, उस समय कितना 100 मिलता था, अब तो दर्जन भी मिलने में दिक्कत हो रहा है। तो ये सारा चीज यूपीए सरकार के टाइम में रघुवंश बाबू के नेतृत्व में, विभागीय नेतृत्व में और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती में ये स्कीम आई थी बिहार में। ये बिहारवासी शायद नहीं जान रहे होंगे। अगर हम दुश्मनी करते, हमारी सरकार, हमारे नेता दुश्मनी करते, तो कहते हैं बिहार में सरकार हमारी नहीं है, हम क्यों इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। बाढ़ के टाइम में अभी 60% 60% इलाके में बाढ़ तबाही मचा रही है, कहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ। 2016 में भी बाढ़ आई थी, कहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो कटोरी लेकर के हम लोग घूम रहे हैं नीतीश बाबू, आ कटोरी में थूक खकार भी नहीं दे रहा है भारत सरकार, तो इनको तो अनैतिक सरकार अनैतिक ढंग से बना है बीजेपी के साथ। इनको मैंने पहले ही कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, इस्तीफा देके सड़क पर आना चाहिए, देशवासी से और राज्यवासी से माफी मांगना चाहिए कि भैया हमसे शासन अब न चल रहा है, स्वास्थ्य भी चौपट हो गया, शिक्षा भी चौपट हो गया, खेतिहर भी बर्बाद हो गया, अब भैया कोई और शासन संभालो। सर एक और आखिरी सवाल है, जो कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, और जब आप 2010 में चुनाव लड़े थे तो आपने जदयू के उम्मीदवार श्री रामेंद्र कुमार रवि बाबू को 2010 में 11,499 वोट से हराए थे, और हरा के पहली बार मधेपुरा से विधायक बने थे। फिर दूसरी बार 2015 में विपक्षी बीजेपी से खड़ा हुए थे विजय कुमार बिमल जी, जिनको आपने लगभग 37,000 कुछ वोट से पराजित कर मधेपुरा के दूसरी बार विधायक एवं बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री भी बने थे। तो क्या यह 2020 जो चुनाव आगामी कुछ महीनों बाद होने वाली है, इसमें क्या क्या अपेक्षा है सर? नहीं, अपेक्षा क्या है, हम तो सेवा को जानते हैं। अपेक्षा तो जो हमारी जनता चाहेगी वो होगा। हम तो अपनी सेवा को जानते हैं। आपके 70 साल में, पता कर लीजिए, अगर झूठ रहे तो मैं राजनीति छोड़ दूँ, 70 साल में शायद हमसे बेहतर सेवा जय कुमार बाबू देते होंगे लोगों को। बीच में अभी 13 प्रतिनिधि हैं कोसी क्षेत्र में, हम कोसी क्षेत्र की बात करते हैं। आपके मधेपुरा विधायक के सिवा पटना में आम गरीब गुरबा जो इलाज कराया जाता है, तो कोई काम होता नहीं है सरकार में, सचिवालय में तो किसी का काम होता नहीं, कोई विधायक का भी नहीं चलता है, इंसाफ भी नहीं मिल पाता है, लेकिन इलाज कराने लोग जाते हैं। एक एक परिवार 20 दिन 25 दिन 3-4 से कम नहीं रहता है। वो 2 टाइम इज्जत से खाना खिलाना, 2 टाइम इज्जत से चाय पिलाना, आपके मधेपुरा विधायक के सिवा कोई करता हो तो हमको वोट नहीं चाहिए। अभी आप कोरोना काल में ये दवाई का छिड़काव करना था, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल दवा का,
वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का, तो पूरे कोसी क्षेत्र में किसी ने नहीं कराया आपके विधायक के सिवा। फिर जो मजदूर फंस गए बाहर, 2500 मजदूर मेरे संपर्क में थे। 2500 मजदूर में से करीब करीब 2000 या 2100 मजदूर को तो हम किसी न किसी माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, कलेक्टर को कह करके, स्थानीय एमएलए को कह करके, जहां जमात थी वहां स्थानीय सरकार से पहल कर करके उन लोगों को खाना वाना की व्यवस्था कराया। कहीं रिश्तेदार लोग भी हैं, उन लोग भी पूना उना में रिश्तेदार लोग बहुत सारे हैं, तो वहाँ भी 100-200 लोग का इंतजाम कराया। और जहाँ नहीं इंतजाम पहुँच सकता था वहाँ नेट बैंकिंग के माध्यम से करीब करीब हम 400-500 मजदूर को डायरेक्ट खाते में पैसा भेज करके मदद कराया। तो जब हम सेवा भाव में किसी से कम नहीं हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी मधेपुरा की जनता तिवारा भी हमको माने इज्जत देगी और तिवारा भी हमको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद सर को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एबीजे न्यूज और मैं सविता नंदन कुमार, कैमरामैन आरजू अंसारी के साथ।